अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट की। ये कंसेप्ट क्या कहता है? इसमें बताया गया है कि हमें रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, क्या हमें तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब हमें ऑर्डर मिला हुआ है कोई गुड्स का। फॉर एग्जांपल, आपका एक बिजनेस है, आप जो है फर्नीचर का आपका बिजनेस है और आपको एक ऑर्डर मिला कि आपको इतने टेबल एंड चेयर्स बनाने हैं, तो क्या आपको उस टाइम पे ऐड कर लेना है अपने अकाउंट में कि ओके आपको इतने का ऑर्डर मिला है तो आप इसको रिकॉर्ड कर लो, या फिर जब वो बनकर तैयार हो जाएंगे तब रिकॉर्ड करना है, या जब आपने उन्हें गुड्स भेज दिए तब रिकॉर्ड करना है, या जब उन्होंने आपको पेमेंट कर दी तब रिकॉर्ड करना है? तो उस चीज़ का क्लियर करने के लिए कि आपको कब रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, ये कंसेप्ट बताता है कि जब आपने गुड्स प्रोवाइड कर दिए, जब आपको एक जो है पेमेंट रिसीव करने की अथॉरिटी मिल गई, तब आपको ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज अर्नड। अर्नड मीन्स जब आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है पैसा कलेक्ट करने की। फॉर एग्जांपल, किसी ने आपको ऑर्डर दिया, जैसे टेबल चेयर का ऑर्डर दिया, जब आपने उन्हें वो गुड्स प्रोवाइड करा दिए तो आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है कैश रिसीव करने की। तो उसी टाइम आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेना है, ना कि आपको वेट करना है कि जब आपको कैश में पेमेंट होगी तब आप रिकॉर्ड करें। आपको उसी टाइम उसे जो है रिकॉर्ड कर लेना है। नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड, उस समय नहीं करना है कि जब आपको कैश रिसीव हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने गुड्स भेजे साथ साथ आपको कैश मिल गया। फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं कि शॉप्स वगैरह में क्या होता है, आपने गुड्स दिया, पैसे आपको मिल गए, मतलब साथ साथ कैश रिसीव हो गया, वैसा भी हो सकता है। लेकिन बाय चांस अगर आपको पेमेंट नहीं भी कर रहा है उस टाइम पे, लेकिन आपको अथॉरिटी मिल गई है कि आप उनसे कैश रिसीव कर सकते हो या पेमेंट रिसीव कर सकते हो, तो उस टाइम पर आपको रेवेन्यू की एंट्री कर लेनी है। रेवेन्यू इज कंसिडर्ड realized when the right to receive money arises। जब क्या हो जाता है, आपको राइट मिल जाता है रेवेन्यू मनी रिसीव करने का, जब आपको राइट मिल जाता है तब आपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेना है। गुड्स आर सोल्ड और सर्विस आर प्रोवाइडेड। जब कोई भी आप गुड्स सेल करते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो और उस टाइम उसके बाद आपको जो अथॉरिटी मिल जाती है कैश रिसीव करने की, उस समय पर आपको रिकॉर्डिंग कर लेनी है। इवन इफ पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बिकॉज द राइट टू रिसीव मनी अराइजेज। बहुत सिंपल है, एक लाइन बस याद रखनी है, जब आपको अथॉरिटी मिल जाए, जब आपको राइट टू रिसीव मनी मिल जाए, उस समय पर आपको रेवेन्यू की एंट्री कर देनी है। क्योंकि अगर आप वेट करोगे कि जब आपको कैश मिलेगा तभी आप एंट्री करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगी कि कभी आप जो है इस साल की सेल हुई है वो आप अगले साल दिखा रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपकी सेल हुई है 25 फरवरी को, लेकिन आपको पेमेंट रिसीव हुई है 15 अप्रैल को। जैसा मैंने कहा था कि अप्रैल टू मार्च कोई भी फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो अगर आपको कैश तब रिसीव हो रहा है मतलब वो अगले साल की इनकम में ऐड हो गया, लेकिन सेल तो आपकी वो पिछले ईयर हुई है। तो इसलिए कहा जाता है जब आपकी सेल हो जाए, जब आपको राइट मिल जाए मनी रिसीव करने का, तो उसी टाइम आपने जो है उसे रिकॉर्ड कर लेना है। इसकी की पॉइंट्स क्या है? बेस्ड ऑन अर्निंग नॉट कैश। जब आपको अर्निंग हो जाती है उस पर ये बेस करता है, मतलब राइट टू रिसीव हो जाता है उस पर ये कंसेप्ट बेस करता है, ना कि कैश पर। क्रेडिट सेल्स इंक्लूडेड, अगर आपकी क्रेडिट में भी सेल हो रही है, हो सकता है वो 1 साल बाद आपको पेमेंट करे, 6 महीने बाद पेमेंट करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उस टाइम पर अपने रेवेन्यू में उसे रिकॉर्ड कर लोगे कि आपको ये सेल हो चुकी है। हम ही मान के चलते हैं कि आपकी ये सेल होगी, आपको पैसा रिसीव हो गया है। टाइम बेस्ड इनकम रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंगली, और ये टाइम बेसिस पर जो है रिकॉर्ड की जाती है कि जब आपकी सेल हो रही है उसी टाइम पे आप इसे रिकॉर्ड करोगे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एग्जांपल देख लेते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्डेड इमीडिएटली, अगर आपका गुड्स आज सेल हुआ है क्रेडिट पर, तो आप उसी टाइम जो है उसकी एंट्री कर दोगे। आप वेट नहीं करोगे कि जब आपको कैश रिसीव होगा तभी आप इसकी पेमेंट करोगे। सो आई होप आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये सिंपल कहता है कि आपको रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में, जब आपको अथॉरिटी मिल जाएगी, जब आपको राइट मिल जाएगा रेवेन्यू रिसीव करने का, उसी टाइम आपने जो है उसकी एंट्री कर देनी है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो बढ़ते आगे अगले कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैचिंग कंसेप्ट की। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि हमें जिस साल का रेवेन्यू है उसी साल में हमें उस साल का एक्सपेंसेस को भी दिखाना है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इस साल जितना भी हमारा किसी भी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हुए वो हम उसी साल दिखाएंगे, चाहे वो आपका रेंट हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, जितने भी तरह के आपके खर्चे होते हैं वो आपको उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए जो खर्चे है वो हम उसी साल दिखाएंगे। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहता है। एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड, उसी पीरियड
पीरियड के रेवेन्यू के साथ जो है वो खर्चे जो है नोट होने चाहिए या फिर मैच होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एडवांस रेंट पे कर दिया, तो क्या आपको इस साल में उसे लिखना है? फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट इस साल का तो पे किया ही किया, मान लो 10,000 इस साल का आपका रेंट है, लेकिन आपने क्या करा 20,000 रुपये पे कर दिया क्योंकि आपके पास शायद कैश फंड ज़्यादा होगा। आपने सोचा होगा कि यहाँ वहाँ लगाने से अच्छा है कि एडवांस में पे कर दिया जाए, आगे आने वाले फ्यूचर में क्या पता प्रॉफिट हो ना हो। तो आपने क्या करा कि रेंट पहले ही पे कर दिया कि भाई मैं अगले महीने का भी आपको रेंट पे कर रहा हूँ, अगले साल का भी रेंट पे कर रहा हूँ। तो आपने एक साल का रेंट 10,000 पे कर दिया, दूसरे साल का भी पे कर दिया, मतलब टोटल आपने इस साल जो है 20,000 का रेंट पे कर दिया। तो क्या आपको ये 20,000 का रेंट भी इसी साल में दिखाना है? नहीं, इस साल में हम नहीं दिखाएंगे, इसको हम अलग तरीके से दिखाएंगे, लेकिन हम सिर्फ 10,000 को ही रेवेन्यू के साथ रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अगर हम 20,000 को डायरेक्ट आपका एक्सपेंस दिखा देंगे तो वो अगले साल का एक्सपेंस है, तो हमारे प्रॉफिट जो है सही तरीके से नहीं दिखेंगे। इसलिए कहा गया है कि मैच होना चाहिए रेवेन्यू के साथ। जो हमारे उस पर्टिकुलर ईयर के रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए सिर्फ हम उसको ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल कई बार आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, तो आपने जब स्टॉक होता है तो मान लो आपने 10,000 टोटल प्रोडक्शन करा उस रॉ मटेरियल से, लेकिन आपके जो सेल है सिर्फ 5,000 के ही हुए, तो क्या हम उन 10,000 के सारे का सारा जितना हमने रॉ मटेरियल उस साल खरीदा सबका कॉस्ट उसमें ऐड कर देंगे? नहीं, हम सिर्फ उस 5,000 का ही कॉस्ट उसमें ऐड करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जितना हमारा रेवेन्यू हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने एक्सपेंस को भी दिखाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि 10,000 हमें पूरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने 10,000 का रॉ मटेरियल खरीदा है लेकिन हमारी सेल सिर्फ 5,000 की रॉ मटेरियल की ही हुई है, जो जिसे हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन रॉ मटेरियल की अगर वैल्यू की बात करें तो हम सिर्फ 5,000 को ही दिखाएंगे, ना कि 10,000 को। अगर ये 10,000 अगले साल ऐड होता है तो हम अगले साल इस एक्सपेंस को दिखाएंगे, ना कि इसी साल। यही कंसेप्ट ये बताता है। एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट, अगर हमें करेक्ट प्रॉफिट निकालना है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द सेम ईयर। जितने भी उस रेवेन्यू से रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसे हमें सेम ही ईयर में दिखाना चाहिए। हमें बस ये देखना है कि हमारा रेवेन्यू कितने का हुआ है, तो उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने में कितना कितना हमारा खर्चा आया है, तो उस खर्चे को हम चेक करेंगे और उसे उसी साल में रिकॉर्ड कर देंगे। की पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। सेम पीरियड मैचिंग, उसी सेम पीरियड से मैच होना चाहिए, जो जिस टाइम का रेवेन्यू है उसी टाइम पे हमें अपने एक्सपेंसेस दिखाने, बेस्ड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट। ये एक्रूअल कंसेप्ट पे काम करता है। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपका जब आपका खर्चे हुए हैं तभी आपने रेवेन्यू भी दिखाना है अपना। हेल्प इन एक्यूरेट प्रॉफिट, आपको एक्यूरेट प्रॉफिट निकालने में भी ये जो है कंसेप्ट हेल्प करता है। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। सेल ऑफ 2025, 2025 में जो आपकी सेल हुई है उस सेल को क्रिएट करने के लिए जितना भी आपका खर्चा हुआ है उस खर्चे को भी हम उसी साल में दिखा देंगे। एक्सपेंसेस ऑफ 2025 ओनली, सिर्फ 2025 के ही खर्चे को, भले ही आपने पेमेंट कर दी है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन खर्चा आपने उसी साल का दिखाना है। यहाँ पे ये 2 साल का खर्चा है, 2025 का भी और 2026 का भी, लेकिन हम सिर्फ क्या दिखाएंगे, 10,000 दिखाएंगे जो इस साल का प्रॉफिट है। आई होप जो इस साल का खर्चा है, सॉरी। सो आई होप आपको मैचिंग कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि सिर्फ हम उन अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करेंगे, उसकी ट्रांजेक्शन करेंगे जो हमारा उस टाइम का खर्चा है। मैचिंग कंसेप्ट यही कहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट की। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है बिजनेस को अपने कंप्लीट डाटा का डिस्क्लोजर करना होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जितने भी यूज़र्स होते हैं, चाहे वो ओनर हो गया, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो गए, चाहे वो गवर्नमेंट हो गई, चाहे वो अदर रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, कोई भी हो गया, जितनी भी इंफॉर्मेशन एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सारी डिस्क्लोज करनी चाहिए बिजनेस को। और उसके लिए हमें फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट दिया गया है कि कोई भी कंपनी है उसे अपने, अगर वो कोई भी चेंजेस करती है कंपनी में, किसी भी तरह का बड़ा डिसीजन लेती है, कुछ भी चेंजेस होता है उसे आपको डिस्क्लोज करना होगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना मेथड चेंज कर लेते हो, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करते हो, उसे भी आप बताइए। नोट्स में नीचे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हो तो उसके नीचे नोट दिए जाते हैं, तो वहाँ पे डिस्क्लोज करिए कि आपने क्या क्या चेंजेस करे। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उस बैंक की डिटेल्स शेयर कीजिए कि किस बैंक से आपने कितना लोन लिया है। मीन्स आपको एक डिस्क्लोजर देना होता है ताकि यूजर्स को एक श्योरिटी मिले कि कंपनी कैसे वर्क कर रही है या
क्या क्या डिसीजंस ले रही है, उसी के लिए फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट दिया गया है। एक बार समझ लेते हैं। ऑल मटेरियल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी मटेरियल का मतलब होता है जिसे हम रुपये की फॉर्म में, मतलब जो जिसकी एक वैल्यू होती है, उसे हम मटेरियल कहते हैं। या रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मतलब जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसे डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट ऐसे परिवर्तन होते हैं, जैसे मान लो आपने जो है कोई मेथड में चेंज कर दिया, आप बहुत सालों से एक मेथड यूज़ कर रहे हो अकाउंटिंग करने का, लेकिन आप उसमें चेंज कर रहे हो, तो उसे आप नीचे नोट्स में भी ऐड कर सकते हो, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहा गया है। वैसे यूज़र्स मस्ट गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू मेक प्रॉपर डिसीजन। और यूज़र्स को जो है पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप मेथड चेंज कर रहे हो, चाहे आप कोई नया लोन ले रहे हो, नया लोन लिया है, हर चीज़ जो है मतलब यूज़र्स के सामने प्रेजेंट की जानी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसलिए कहा गया है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। और अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उस पर पेनल्टी रखी गई है, उस पर जो है एक्शन लिया जा सकता है। तो ये कंपलसरी होता है कि कंपनी को अपना सारा डाटा जो है यूजर्स के सामने रखना होता है, जो कि रिलेवेंट हो इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। की पॉइंट्स देख लेते हैं। नो हाइडिंग ऑफ फैक्ट्स, किसी भी फैक्ट को हाइड नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपके पास जितने भी एसेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, वो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखानी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास मान लो 10 एकड़ की लैंड है, लेकिन आप उसमें 5 एकड़ ही शो कर रहे हो ताकि आप में टैक्स कम पड़े। ये इन चीज़ों के लिए अगर आप छुपा रहे हो चीज़ें, या फिर आप में बहुत ज़्यादा लोन है या आपके बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी है, लेकिन आप छुपा रहे हो ताकि आपकी मार्केट वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो वो सारी चीज़ें इलीगल है, वो सारी चीज़ें गलत है। वही चीज़ें कंसेप्ट बताता है कि आपको फुल डिस्क्लोज करना है, चाहे आप में जितनी मर्जी लाइबिलिटी है, चाहे आपके पास जितने मर्जी एसेट्स है, आप सारी चीज़ें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सप्रेस कीजिए। कितनी आप में लाइबिलिटी है, कितने आपके पास एसेट्स है, तो वो सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, और ये चीज़ जो है एक ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती है कि कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है। आप इजीली समझ सकते हो कि क्या ये इन फ्यूचर में अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है उस कंपनी को ध्यान में रखते तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लोन डिटेल मस्ट बी शोन। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कोई लोन लिया है तो उस लोन की डिटेल्स जो है डेफिनेटली यूजर्स के आगे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करनी चाहिए कि आपने ये लोन कब लिया है, किस बैंक से लिया है, कितना अमाउंट का लिया है। तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। वही कहता है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, कि जितना आपके पास जो भी डिटेल्स है वो सारी शेयर करो। लोन है, लाइबिलिटी है, एसेट्स है, कोई चेंजेस है, मेथड्स में चेंजेस है, सब कुछ आपको एक्सप्रेस करना है। वही कहता है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने अलग अलग कंसेप्ट्स को समझा है। बेसिकली हमने बहुत ही सिंपल तरीके से हर कंसेप्ट को समझा है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, आपको लगता है कि यार मुझे ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके कंसेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आपके जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो डेफिनेटली आपको इसमें कुछ तो वैल्यूएबल लगा ही होगा। और अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है आगे काम करने का, एंड मैं ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकती हूँ, या फिर हमारा चैनल जो है ज़्यादा लोगों तक, व्यूवर्स तक पहुँच सकता है। बिकॉज आप भी जानते हो कि जितनी ज़्यादा जो है आपके लाइक्स होते हैं, व्यूअरशिप होती है, उतना ही ज़्यादा यूट्यूब भी उस चैनल को सपोर्ट करता है। सो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मोटिवेशन का काम करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।